एकनाथ शिंदे के बयान से सबकी शंका हुई दूर। सीएम पद पर सस्पेंस पर बीजेपी बीच बोले देवेंद्र फडणवीस, जल्द अपने नेताओं से मिलकर फैसला लेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई। कोर्ट में हिंदू सेना ने दायर की है याचिका। संसद का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। अडानी और संभल पर संसद में हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित। असम के राज्यपाल का सपरिवार चित्रकूट दौरा। नंगे पैर की बाबा कामतानाथ के पंचकोसी परिक्रमा। संभल हिंसा में गिरफ्तार 27 आरोपियों में 25 भेजे गए जेल। सीएम योगी को सौंपी गई मामले की रिपोर्ट। दंगाइयों के पोस्टर होंगे जारी। सिपाही मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों की मौत। 100 की स्पीड से कार डिवाइडर से टकराई, फिर ट्रक ने रौंदा। लखनऊ में शादी से लौट रहे थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। दिल्ली से खबर है, विनोद तावड़े बनाए गए यूपी के पर्यवेक्षक। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं विनोद तावड़े। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव के पर्यवेक्षक होंगे तावड़े। अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा ने किया तावड़े का मनोनयन। विनोद तावड़े बनाए गए यूपी के पर्यवेक्षक। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के पर्यवेक्षक होंगे तावड़े। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं विनोद तावड़े। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव में यूपी पर्यवेक्षक होंगे विनोद तावड़े। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं विनोद तावड़े। कैलाश गहलोत ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। दिल्ली से खबर, कैलाश गहलोत ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। कुछ दिन पहले आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को भेजा इस्तीफा। आपका दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली से खबर, कैलाश गहलोत विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा। कुछ दिन पहले आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। गहलोत विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को भेजा इस्तीफा। आपका दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पर्यावरणविद भावरीन कंधारी ने बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे में सदन को उठाने की मांग को लेकर संसद के पास सांस लेने का मेरा अधिकार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पर्यावरणविद भावरीन कंधारी ने बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को सदन में उठाने की मांग को लेकर संसद के पास सांस लेना मेरा अधिकार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पर्यावरणविद भावरीन कंधारी ने बुधवार को संसद भवन के पास महिलाओं और बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का नेतृत्व करने वाली भावरीन कंधारी ने सांसदों से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का तुरंत निपटारा करने की मांग की। संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारी अलग अलग संदेशों के साथ तख्तियां, पोस्टर और बैनर पकड़े नजर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सांसद ये सुनिश्चित करें कि शहर का हर नागरिक साफ हवा में सांस ले सके। So it's a request, it's a reminder, it's a plead that please bring clean air into the conversations inside, act upon it, make decisions, well-intended decisions that will show the political will that the politicians care for us. After all, we've elected the MPs. We want them to speak about this. हवा हमें मिली, हमारे पेरेंट्स को मिली, हम सब ने देखा, क्या वही हम आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे?
और अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि आज से लगभग 20 से 40 साल पहले हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा, बट आज हम सभी हैबिचुअल हैं उसके। हम सभी मोस्टली इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स एंड सिटीज़ में हम पानी खरीद के पी रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सेम वही सिचुएशन होगी। तो हम मतलब कैसे पेरेंट्स बनने वाले हैं और हम कैसी गवर्नमेंट बनने वाले हैं कि हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को ये ऑक्सीजन सिलेंडर गिफ्ट कर रहे हैं। प्रदूषण की वजह से माता पिता भी अपने बच्चों की सेहत को लेकर परेशान हैं। उन्होंने साल दर साल कम होती उम्र के प्रति चिंता जाहिर की है और सरकार से इस दिशा में जरूरी कार्रवाई करने की अपील की है। Concerned citizens, parents that are making a plea to the government to act to clean up the air. Our children are suffering year on year, and not much has changed. The AQI remains the same. We all know there's enough studies that say that it impacts children severely. Their cognitive ability impaired, their general lung capacity is impaired. What is the kind of life we are giving them? As a parent, I really worry where we are headed in the next 10, 15, 20 years. सीनियर सिटीजन्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, सब आज सफ़र कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। बट जो टैक्स पेयर्स के पैसों से इतने सारे स्मार्ट टावर्स बने हैं, उनके सब बंद पड़े हैं। तो सवाल ये है कि अगर आम बंदा जो आज परेशान है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो एक पीसफुली जगह पर आके सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करने की ये कोशिश है। इस बीच दिल्ली की हवा में मामूली सुधार से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों ने एयर क्वालिटी को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण होना अब आम बात हो गई है। पराली जलाने से लेकर वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को खराब कर रहा है। सर्दी में कम तापमान और हवा की कमी की वजह से ये और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आयकर विभाग के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी गई है। जल्द ही पैन कार्ड धारकों को नया QR कोड वाला कार्ड मिलेगा। इस केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया के तहत लाया जा रहा है। सरकार की ओर से पैन 2.0 को मुहर मिलने के बाद लोगों में अब नए पैन कार्ड का इंतजार है। इस बदलाव का मकसद करदाता सेवाओं और बिजनेस गतिविधियों को बेहतर बनाना है। सरकार ने पैन कार्ड जारी करने के मौजूदा सिस्टम में सुधार के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। नए पैन कार्ड पर QR कोड की सुविधा होगी। इसके लिए मौजूदा कार्ड धारकों को कोई रकम नहीं चुकानी होगी। इस बदलाव का मकसद करदाता सेवाओं और बिजनेस गतिविधियों को बेहतर बनाना है। पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे, वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी, कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। 1435 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सभी पैन कार्ड धारकों के मौजूदा पैन नंबर भी वैलिड रहेंगे। नए नंबर के लिए आपको किसी तरह का कोई आवेदन नहीं करना होगा। आसान वेरिफिकेशन के लिए QR कोड जैसी सुविधाओं के साथ पैन 2.0 पूरी तरह से कागज रहित और ऑनलाइन होगा। सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि पैन कार्ड धारकों की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। PAN 2.0 is a very efficient, seamless, digital version of the PAN card. It would have a QR code incorporated, and it would make things very seamless, very efficient for the entire system, for the taxpayer as well as authorities. It would be integrating information. It would be a common business identifier. So digitization, it would be in sync with Digital India. As of now, if somebody wants, he can switch on to PAN 2.0. There would be QR code.
online you have to apply, and the best thing is it's totally free of cost for taxpayers. You don't have to pay anything extra in case you want to upgrade from your normal PAN card to PAN 2. पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर भारतीय करदाताओं को आयकर विभाग जारी करता है। ये 10 नंबरों का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर होता है। पैन कार्ड 1972 से देश के टैक्स सिस्टम का अहम हिस्सा है। पैन 2.0 से कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधाएं और तेजी से मिलने लगेंगी। See, it would be different from the existing PAN cards. Number one, QR code would be there. Secondly, consolidation of PAN 10 and 10. Thirdly, we'll be sort of integrating with the online system which country has adopted. See, we all know these days all our systems are becoming online. Transactions are happening online. People in small towns are buying 40 rupees aloo tikki online. 2022, India was the country which did maximum online transaction in the entire world. So its transactions are going to be captured online. Transactions are going to be easily identifiable. पैन कार्ड को अपग्रेड करने का फायदा 78 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये सभी वो लोग होंगे जिनके पास पहले से पैन कार्ड हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग अखिल भारतीय युवा महासंघ ने मंगलवार को दिल्ली में वीपी हाउस में विरोध प्रदर्शन किया। वीपी हाउस में अखिल भारतीय युवा महासंघ का विरोध प्रदर्शन सर्वेंट क्वार्टर शब्द के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी क्वार्टर की हालात को लेकर भी चिंता जाहिर की। इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग अखिल भारतीय युवा महासंघ ने मंगलवार को दिल्ली में वीपी हाउस में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसदों और उनके कर्मचारियों के सरकारी घरों के लिए सर्वेंट क्वार्टर शब्द के इस्तेमाल करने पर ऐतराज जताया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सर्वेंट क्वार्टर शब्द औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है। उनका कहना है कि इससे समाज में असमानता साफ नजर आती है। ये हमारे देश की लेबर का अपमान है। हमारे पार्लियामेंट के बाहर कोई ऐसा बोर्ड नहीं लिखा हुआ है। जो 140 करोड़ आबादी के वास्तव में नौकर हैं तो वो रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर अखवाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी ये बोर्ड यहाँ से रिमूव होना चाहिए और यहाँ जो लेबर है उस जो हमारे देश के वास्तव में निर्माता हैं और ये यहाँ जो है हेडक्वार्टर है ये सर्वेंट हेडक्वार्टर की बजाय यहाँ ये लेबर क्वार्टर होने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी क्वार्टर की हालत को लेकर भी चिंता जाहिर की। उनका दावा है कि सांसदों के कर्मचारियों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाएं नाकाफी हैं। One single rooms, and there is no bedroom separate, there is no bathroom separate, there is no proper facility, nothing. There is no reading room for students. So this is the condition that is here at the gate of MP quarters, who are working for the better service of the members of the parliament to the people, and they are helping the parliament members, but they are living in a pathetic condition that is very tragic. ये मुद्दा सबसे पहले सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने 22 नवंबर को उठाया था। इस संबंध में उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र भी लिखा था। It's a very cheap thing to display that as a member of parliament servants, that the term should be deleted. It should not be in our in any of our statute books or any of our books related to the parliament. Who are these members of parliament servants? So for us it's a very big thing. I had an opportunity to take part in the all-party meeting also. There also I spoke the same thing. For us it matters a lot. So some of them it may sound something very ordinary, but we take it very seriously. प्रदर्शनकारियों ने संविधान की प्रस्तावना वाली तख्तियां थामे जमकर नारेबाजी की और परिसर की दीवारों पर स्टाफ क्वार्टर लिखे स्टिकर चिपकाए। उनकी मांग है कि इन क्वार्टर का नाम बदलकर सर्वेंट क्वार्टर से लेबर क्वार्टर किया जाना चाहिए।
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। शिवसेना की तरफ से कोई भी अड़चन नहीं आएगी, हम साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मैंने कभी खुद को सीएम नहीं समझा, मैं हमेशा कॉमन बनकर काम किया है। की या कॉमन मॅनसाठी, या सर्वसामान्य जनतेसाठी या महाराष्ट्रातल्या सरकारमधून आपण काही ना काही केलं पाहिजे। आणि म्हणून कारण मी देखील एक सर्वसामान्य कुटुंबातून आलोय, शेतकरी कुटुंबातून, सर्वसामान्य कुटुंबातून, या जे काही सर्वसामान्य कुटुंबाच्या वेदना व्यथा मी पाहिलेल्या आहे। मी भाषणात देखील अनेक वेळा म्हणालो, माझ्या आईचा विषय मी मांडला, पत्नीचा माझा विषय मांडला की कशी ते सगळे काटकसर करायचे आणि कसं घर महिना चालवायचे, कसं त्यांचं नियोजन असायचं, याचं बिल त्याचं बिल सगळं कसं, आणि ते माझ्या डोक्यामध्ये पहिल्यापासून होतं की ज्या दिवशी अशा प्रकारचा अधिकार माझ्याकडे येईल त्यावेळेस मात्र मी माझ्या सर्वसामान्य लोकांसाठी, मग त्या लाडक्या बहिणी असतील, लाडके भाऊ असतील, लाडके शेतकरी असतील, लाडके ज्येष्ठ असतील, या सगळ्यांसाठी किंबहुना काही आपले रुग्ण असतील, या सगळ्यांसाठी मी। खबर सिरसा से है, जहां जिला की एलानाबाद थाना पुलिस ने बीती 23 नवंबर को कस्बा के तालवाड़ा रोड पर स्थित एक मैरिज पैलेस में से चोरी हुए मंगलसूत्र व नकदी चोरी की घटना को सुलझाते हुए आरोपी को काबू कर उसकी निशानदेही पर चोरी की संपत्ति बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एलानाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विनोद कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी वार्ड 11 एलानाबाद रूप में हुई है। मध्य प्रदेश से खबर है, विशाल अजगर निकलने से मचा हड़कंप। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, विशाल अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी अजगर की सूचना। गंगे के पुर गांव के खेत में अजगर की मिली थी सूचना। मुरैना में हुए विस्फोट के बाद प्रशासन भले ही घायलों को उपचार देने की बात कर रहा हो, घायलों की मदद करने की बात कर रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जिस दिन विस्फोट हुआ, विस्फोट के मकान के मलबे में एक बच्चे के दबने से दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। उसको चेस्ट में भी चोट आई है, जिस कारण उसको मुरैना से ग्वालियर रेफर किया गया है, लेकिन बीच में एम्बुलेंस चालक ने उसे 1500 रुपये लिए उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में छोड़ दिया, जिस कारण पीड़ित परिवार से 40,000 रुपये लूट लिए गए। इलाज नहीं मिल सका। पीड़ित परिवार ने अपने घायल बच्चे को अपने घर ले आया और अपने घायल बच्चे को ठेले पर लेटाकर रखकर इलाज मांग रहे हैं। राजस्थान में मंगलवार को बीकानेर नगर निगम स्थित महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट की शुरुआत की गई है। नगर निगम ने इस पहल का मकसद सार्वजनिक जगह और भीड़भाड़ वाले बाजार में साफ सफाई को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधा मुहैया कराने और सखी महिला स्वच्छता गृह नाम से इन मोबाइल टॉयलेटों को 84 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। राजस्थान में मंगलवार को बीकानेर नगर निगम ने महिलाओं के लिए मोबाइल टॉयलेट की शुरुआत की। नगर निगम की इस पहल का मकसद सार्वजनिक जगह और भीड़भाड़ वाले बाजार में साफ सफाई को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधा मुहैया कराना है। सखी महिला स्वच्छता गृह नाम के इन मोबाइल टॉयलेट को 84 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
मैं कहती हूँ कि जब मैं खुद ही शहर में जाती हूँ बाजार एरिया में, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए कोई ऐसा बाथरूम वगैरह नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आती है। महिलाएं आमतौर पे खुले में भी नहीं जाती, तो इन चीजों को समाधान जब मैं पहली बार मेयर बनी थी और इसी प्रांगण में कहा था कि महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जरूर लाऊंगी ताकि उन महिलाओं को सम्मान मिले, उनकी सुरक्षा में हो। तो ये अभी आज हमारा सखी महिला स्वच्छता गृह एक प्रोजेक्ट है मेरा, पिंक बस करके, तो ये अभी सभी मार्केट एरियाओं में प्लेस कर दिया जाएगा। 2 आई है, 2 अभी आने में है। तो ये बहुत आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ है। 2 इंडियन 2 वेस्टर्न टॉयलेट्स है, बेबी फीडिंग एरिया है, सैनिटरी नैपकिन्स है। तो बहुत अच्छी कोशिश की है और सबसे बड़ी बात और सबसे गर्व की बात यह है कि राजस्थान का पहला ये प्रोजेक्ट है। बीकानेर नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नगर निगम की इस पहल की तारीफ की और उम्मीद जताई कि ये मोबाइल टॉयलेट बेहतर ढंग से काम करेंगे। ये 2 वेस्टर्न है, 2 इंडियन। आज जो पिंक बस का निर्माण हुआ है वो बहुत अच्छा है, शानदार है। महिला सक्षमीकरण की एक बहुत अच्छी पहल है। मैं नगर निगम का और हमारी मेयर सुशीला जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा काम शुरू किया है राजस्थान के लिए, ये महिलाओं के लिए। बस इसे मेंटेन रहे ये चीज़, ये सबसे बड़ी बात है और जो हम महिलाओं के ऊपर ही निर्भर करता है। साथ ही साथ में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा। इसमें जो अटेंडेंट होगा वो भी महिलाएं होंगी, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है अपने इंडिया के अंदर। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं जल्द ही 2 और पिंक बसें शुरू की जाएंगी ताकि शहर के सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों को कवर किया जा सके, जिससे महिलाओं को इस तरह की सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुशीनगर से खबर है, पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। महिला को बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो हुआ है वायरल। विवादित जमीन के मामले में मौके पर गई थी पुलिस, अन्य पुलिसकर्मी बने तमाशबीन, नहीं किया बचाव। राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम गई थी जांच करने। बेदुपुर एहतमाली गांव का बताया जा रहा है वीडियो। बेदापुर एतमाली गांव का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। जालौन से खबर है। जालौन में संजय गंगवार ने विकास कार्यों की समीक्षा। विकास कार्यों में तेजी लाने और समय सीमा पर कार्य करने के निर्देश दिए। जालौन संजय गंगवार ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने की कई बात, किसानों को आ रही बिजली समस्या का निस्तारण करने की भी कई बात। सारे विकास कार्यों की समीक्षा हुई और कुछ चीज़ें जो समय सीमा में कंप्लीट नहीं हुई थी उनको समय सीमा में कंप्लीट होने के लिए निर्देशित किया है। और बाकी जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में, हमारे दोनों माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, जिला पंचायत अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, संगठन के सभी लोगों को के साथ मिल करके हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। बैठक में किसानों की एक समस्या आई है ट्रांसफार्मर की, जिसपे आपने एक्सचेंज की भी बात की है। ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, इस पर क्या आप आज ही अभी बैठक के बाद ही जिलाधिकारी जी ने निर्देश दिया है कि वहाँ एक अलग से अधिकारी बैठाल करके और जो किसानों की समस्या है उसका तुरंत निदान किया जाएगा। उन्नाव से खबर है, भतीजे ने की चाची की हत्या। आम के पेड़ की धुलाई को लेकर हुआ था विवाद। पेड़ धोते समय हुए झगड़े में हुई थी महिला घायल। भतीजे ने कर्राहा से किया था वार। आम के पेड़ की धुलाई को लेकर हुआ था बवाल।
उपचार के दौरान अस्पताल में हुई चाची की मौत। भतीजा जमीन पर करना चाहता है कब्जा। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के रफीगढ़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से खबर, भतीजी ने किया चाची का कत्ल। आम के पेड़ की धुलाई को लेकर हुआ था विवाद। पेड़ धोते समय झगड़े में हुई थी महिला घायल। भतीजे ने कर्राहा से किया था वार। भतीजे ने कर्राहा से किया था वार। उपचार के दौरान अस्पताल में हुई चाची की मौत। श्रावस्ती से खबर है, दूसरे कागजात पर नौकरी करते पकड़े गए 5 शिक्षक। फर्जी शिक्षकों को पकड़े जाने से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। श्रावस्ती से खबर, दूसरे के कागजात पर नौकरी करते पकड़े गए 5 शिक्षक। फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। 5 फर्जी शिक्षक लंबे समय से जनपद में थे कार्यरत। प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी अभिलेखों के सहारे कर रहे थे नौकरी। अभिलेख खंगालने पर जालसाजों का कारनामा आया सामने। जनपद श्रावस्ती में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 5 अध्यापक जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद की गई थी, उनकी शासन के से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जांच कराई जा रही थी, जिनकी जांच में इनको प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पे इनको नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया, किंतु ये लोग अपने को दोष मुक्त करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं उपलब्ध करा पाए और दोषी सिद्ध पाए गए। इसके कारण इन 5 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये हैं विद्यालय हैं कंपोजिट विद्यालय ददौरा उत्तरी जमुनहा, प्राथमिक विद्यालय नगई गांव जमुनहा, प्राथमिक विद्यालय त्रिलोकपुर जमुनहा, प्राथमिक विद्यालय जोगिन भरिया सिरसिया एवं प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणपुर मझगवां सिरसिया। खबर चित्रकूट से है। राज्यपाल लक्ष्मण दास आचार्य ने नंगे पैर कामदागिरी पर्वत के 5 कोसी परिक्रमा लगाई। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बुधवार की सुबह सपरिवार चित्रकूट पहुंचे। भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन पूजन और कामदगिरी पर्वत के 5 कोसी परिक्रमा लगाई। इस दौरान कामतानाथ मंदिर के महंत मदन गोपाल दास जी महाराज ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का चंदन तिलक कर शॉल, श्रीफल और भगवान श्री कामतानाथ जी का चित्र भेंट कर अभिनंदन किया। जी का दर्शन कर हुआ। मैंने भगवान से अपने बहुत ही सुंदर राज्य असम के लिए, अपने इस प्रदेश के लिए और देशवासियों के सुख समृद्धि और उनकी प्रसन्नता के लिए कामना किया, उनसे प्रार्थना किया। देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक समृद्ध भारत, मजबूत भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत जो तेजी से बन रहा है, आज उसमें भगवान का आशीर्वाद मिले और एक बार फिर से हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनकर के स्थापित हो। आज भगवान के चरणों में यही प्रार्थना किया। राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी आए थे दर्शन करने के लिए। वो पूर्व में भी आए कि भगवान कामतानाथ जी के मैंने दर्शन किए थे, कि कामना मांगी थी कि आगे कुछ न कुछ वृद्धि हो, मैं राष्ट्र का कल्याण करूं। तो आज राज्यपाल बने हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे पद पर रहते हुए, और भगवान कामतानाथ जी से उन्होंने कामना यही मांगी कि मैं राष्ट्र का कल्याण करता रहूं और इसी तरह मैं सेवा करता रहूं जनता की। किस प्रकार भगवान कामतानाथ जी की पूजा की उन्होंने आज? उन्होंने पुष्प से और अक्षत चंदन से भगवान को पूजन किया। और खबर झांसी से। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खास मकसद से पदयात्रा पर निकले हुए हैं। ये मकसद है हिंदुओं को एक साथ लाना और जातियों के फर्क को खत्म करना। इस एकता पदयात्रा लगातार जारी है। पदयात्रा में आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लड़कियों को लव जिहाद से बचाना जरूरी है। सनातन पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू भाई पर बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अनवरत ओरछा की ओर बढ़ रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई
इस दौरान कुछ कलाकारों ने पत्थर के बिस्तर पर लेटकर पत्थर तोड़ने का करतब दिखाया। हिंदू कहा है, हिंदू जातियों में बट गया है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हम लोगों ने देखा, अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में फतेहगढ़ में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 20 जुलाई 2024 को हुई वृहद वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं हरितमा वन ऐप द्वारा लगाए गए पौधों की जियो टैगिंग की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभागों को स्थल व पौधों के जियो टैगिंग में 3 दिन में पूर्ण करें। स्थलवार गणना पंजिका उपलब्ध कराने के लिए निर्देश। 3 दिन के अंदर सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों को ओपन योजना प्रस्ताव करने तैयार की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को STP का रास्ता सही करने के निर्देश दिए गए। भैरव घाट पर सभी नालों की टैपिंग ना होने के पर नाराजगी जताई। 1 सप्ताह में टैपिंग पूर्ण करने के निर्देश। किसी भी बिना लाइसेंस उद्योग को ना चलने दें। ताज नगरी आगरा के सैकड़ों गृह स्वामियों के लिए मेट्रो ट्रेन की सौगात मुसीबत हो रही है। यह भूमिगत मेट्रो निर्माण के लिए की गई खुदाई से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई हैं। इसमें करीब 8,000 आबादी आशियाने का संकट खड़ा होने से दहशतजदा है। लोगों का आशियाना ढहने की चिंता सता रही है, साथ ही सुरक्षा का एहसास कराती रही है। घरों की डेहरी में ही जान का खतरा महसूस हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। शहर के सभी बासिंदों के साथ मोती कटरा के लोगों में भी आधुनिक परिवहन सुविधा के तौर पर मेट्रो ट्रेन चलाने के फैसले से खुशी थी। पहले से तय कार्य योजना के मुताबिक इस इलाके में अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हुआ। कार्य परवान चढ़ने पर मकानों के आसपास जमीन के नीचे खुदाई शुरू हुई। खुदाई के दौरान TVN मशीन के इस्तेमाल से होने वाले वाइब्रेशन पर ऊपर बने मकानों की नींव सहित पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल हिला रहा है। इससे फर्श चटक रहे हैं और बड़ी संख्या में घरों की दीवारों पर दरार आने के साथ ढहने की शुरुआत हो चुकी है। मजबूरी में लोगों को रिश्तेदारों के यहाँ जाकर डेरा जमाना पड़ रहा है। हालांकि रिश्तेदारी में लंबा समय काटना आसान न होने से कुछ लोग असुरक्षित भवनों में ही रहने को मजबूर है, जहाँ हर क्षण सिर पर मौत का साया मंडराया करता है। लोगों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर मामूली टिप टॉप करा काम चलाया जा रहा है। इससे महंगाई के दौर में जर्जर आशियाने को दोबारा बनवाने का संकट खड़ा हो गया है। नहीं मतलब पहले वो तो मकान तो हमारा कमजोर है, 1904 का बना हुआ है। अब ये वो पहले जैक लगाए नहीं इन लोगों ने। अब मैंने बोला भी था कि हमारा कमजोर है, लगा दो। जब इनके यहाँ क्रैक हुआ था तो तब लगाए नहीं इन्होंने। फिर बाद में ये दीवार खुल गई इधर वाली जो सीमेंट करके गए। अब ये बाहर से तो ठीक कर दी, अंदर से कोई वो ही नहीं है। रात को रह गई थी। हम लोग वो दुष्यंत कुमार है, उन्होंने कहा तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ रिस्क है मत रहो। तो हम चले गए, उसी दिन रात को गिर गई है। अभी रहने में डर लगता है? रहने में आज तो उन्होंने बोल दिया रुक जाओ, तो रहने में डर तो क्या लगेगा। घर इधर सो जाएंगे, इधर साइड नहीं सोते हैं। अब ये पत्थर ऊपर उठ आए हैं, ऊपर के मंजिल के भी जहाँ सोते हैं वो भी ऊपर उठ रहा है। भले ही बस्ती के अधिकांश मकान पुराने हैं, लेकिन मेट्रो का निर्माण शुरू होने से पहले तक सभी सुकून से यहाँ जीवन गुजार रहे थे। इसलिए निर्माण एजेंसी को मकानों को मौजूदा स्थिति में पहुँचाने का जिम्मेदार ठहराना गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसीलिए आगरा मेट्रो कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों को बिना समय गवाए बस्ती सहित बासिंदों को भरोसे में लेना चाहिए। आगरा से के न्यूज के लिए अजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने लेटर देकर हड़ताल खत्म करने की कर दी थी जानकारी, जिसके बाद गाजियाबाद कोर्ट में उनका ही पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया और हड़ताल को जारी रखा गया। अब ऐसे में वकीलों ने मिलकर दीपक शर्मा को अपना अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया है। अब शबनम खान को बतौर अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, जिसका कहना है कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल तब तक जारी रहेगी तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। तरह से हड़ताल चलने वाली है। देखिए, हड़ताल तो कभी वापस खत्म हुई नहीं थी, हड़ताल जारी है।
आंदोलन भी जारी है। अब जो भी आम सभा की मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा, आगे रणनीति बनाई जाएगी कि हड़ताल को कैसे और बड़ा रूप दिया जाए, उग्र रूप जैसे आंदोलन को चलाया जाए। हमारी हड़ताल हमेशा जारी थी और अभी भी हड़ताल रहेगी। बार एसोसिएशन गाजियाबाद की तरफ से जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया था और हड़ताल को ख़त्म करने की बात कही थी, जिसके बाद वकीलों में रोष दिखाई दिया और उनका पुतला भी दहन किया गया। अब ऐसे में उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, आपको फिलहाल मनोनीत किया गया है, तो आपकी अध्यक्षता में ये हड़ताल जारी रहने वाली है? हाँ जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि जो अध्यक्ष दीपक शर्मा जी ने जो हड़ताल को वापस लेने का प्रस्ताव जो जारी करा था, उसी फैसले पे बहुत सारे अधिवक्ता बहुत उग्र रूप में नाराज थे, बहुत ज़्यादा उग्र थे वो लोग नहीं चाहते थे कि हड़ताल इस तरह से वापस हो जाए। हमारे आंदोलन 1 महीने का करने का फ़ायदा क्या हुआ? हमने इतने दिन आंदोलन को करा। खबर कानपुर से, जहां जलकल में तैनात महिला कर्मचारी ने कोर्ट के आदेश पर संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुनील सुमन, लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष किशन सिंह समेत 8 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्वालटोली पुलिस ने प्रकरण की जांच में जुट गई है। महिला के अनुसार उसके पति की जगह जलकल विभाग में मृतक आश्रित पर नौकरी मिली थी, जहां उसकी मुलाकात सुनील सुमन से हुई। सुनील ने जलकल विभाग में संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष है और महिला का आरोप है कि सुनील ने कई बार उससे अकेले में पाकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इसकी शिकायत कई बार पुलिस से की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। थाना में एक कोर्ट के आदेश से 376D गंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये प्रकरण 2.5 साल पुराना है, जिसमें जलकल विभाग के महिला कर्मचारी के द्वारा अपने सहयोगी कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 4 नामजद हैं, 4 अज्ञात हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की गहराई से तहकीकात कर रही है। जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां भटनी थाना क्षेत्र के बहरा डब्बर गांव के पास से संदिग्ध परिस्थितियों में एक 12 वर्षीय बालिका का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची भटनी पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहरा डाबर ग्राम में एक लगभग 12-13 वर्षीय बालिका का शव गांव के ही जवान से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां रोजा थाना क्षेत्र के मठिया कॉलोनी निवासी राजू शर्मा के घर से इंडियन गैस के सिलेंडर उस वक्त आग लग गई जब वो दूध गर्म करने जा रहे, तभी सिलेंडर में आग की लपटें ऊंची उठने लगी। तुरंत ही 112 पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर में राजू के अलावा कोई नहीं था। सहारनपुर के कस्बा गंगोह में स्थित IPS कॉलेज में वार्षिक ललायत कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कॉलेज के डायरेक्टर जोगिंदर सिंह चौहान ने बताया कि वार्षिक प्रदर्शनी में IPS कॉलेज सहित अम्बेटा और पीर और नुक्कड़ क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों ने छात्र छात्रों आमंत्रित किया गया था। खबर एटा से है। एटा में फर्जी राशन डीलर पर केस दर्ज किया गया है। उचित दर विक्रेता के खिलाफ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर उचित दर विक्रेता ने राशन की दुकान ली थी। जनपद एटा में फर्जी राशन डीलर पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। फर्जी तरीके से शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के उद्देश्य से इन्होंने राशन की दुकान ली थी और इस पर यानी मुकदमा पंजीकृत किया। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने इस पर मुकदमा पंजीकृत कराया है। आपको बता दें ये पूरा मामला निदौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरई का है, जहां पर राशन डीलर की शिकायत की गई। डीएम साहब के आदेशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी ने इस पर कार्रवाई की और जनपद कासगंज के BSA को एक लिखित पत्र लिखा, जहां पर BSA कासगंज ने इसकी जांच ABSA से कराते हुए और शैक्षिक प्रमाण पत्र को
फर्जी तरीके से बनाने की उसमें जांच की गई। ये पूरा मामला ग्राम पंचायत बरई निधौली कला के अंतर्गत का है, जहां पर फर्जी तरीके से ये राशन की दुकान ली गई और शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाए गए। ये आपको बता दें डीएम प्रेम रंजन सिंह के आदेशानुसार ये कार्रवाई की गई है। इस पर इस तरह की कार्रवाई होने से और डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। एटा से ज्ञानेश कुमार की निर्देशिका। खबर गाजियाबाद से है, जहां NH9 पर शादी में जा रही थार पलट गई। शादी की पार्टी जा रहे दो गाड़ियों के टकराने के बाद सड़क पर पलटने के बाद गाड़ी उल्टी हो गई। थार चला रहे चालक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग गाजीपुर से दादरी के लिए शादी जा रहे थे। कहीं महंगी ब्लैक कलर की गाड़ियों से भोकाल बनाते हुए युवक स्पीड में लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से हादसा। खबर एटा से है, गांव कोची डेरा में व्यक्ति की मौत के मामले में परिजन एसएसपी कार्यालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने पहुंचे। गांव कोची के डेरा 21 नवंबर को झगड़े के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले को आए हुए हैं, हमारा पति ईंटों पत्थरों से मारा हुआ है। उस मामले में वे लोग अपने पहुँचे अपने इतला करने के लिए, हम लोग पहुँच नहीं पाए। हम लोग पीछे से गए थे, वे 3 लोग पकड़ के बैठा रखे थे थाने में, और वो हमारे पति की मर्डर करके हम लाए थे, पट्टी को ले जा रहे थे। दुकान पे पहुँच नहीं पाए तो बोले हमारे पति की मुलाकात हो चुकी। अच्छा, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो चुकी। अच्छा, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? नहीं की, हमारी कार्रवाई पुलिस ने नहीं ली। पुलिस ने हमारी कार्रवाई नहीं ली, उन लोगों की कार्रवाई लेने देने से कर ली। खबर गाजीपुर से है, जहां एनसीसी डे के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। गाजीपुर पीसी कॉलेज में 92 यूपी बटालियन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल कॉलेजों ने एनसीसी कैडेट ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नवंबर के महीने में एनसीसी डे का सेलिब्रेशन किया जाता है पूरे देश भर में, और उसी उपलक्ष्य में 92 यूपी बटालियन गाजीपुर के द्वारा और साथ ही साथ HDFC बैंक उसमें सहयोग कर रहे हैं। दोनों की मदद से आज एनसीसी डे के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन पीजी कॉलेज कैंपस में किया गया है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो एनसीसी के कैडेट्स ने उत्साह दिखाया है। 100 से भी अधिक कैडेट्स यहाँ पर आए, और उसमें लगभग 70 से 80 कैडेट्स ऐसे थे जिन्होंने स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सेदारी की और अपना ब्लड डोनेशन करने की इच्छा जाहिर। कानपुर के अग्निशमन विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कानपुर के KPM हॉस्पिटल में आग से बचने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जहां पर अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर और कर्मचारियों ने इस मॉक ड्रिल में सम्मिलित होकर आग की आपदा से बचने के लिए बचाव कार्यों को साझा किया। किस दौरान आपदा प्रबंधन और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी बड़ी आग से कैसे बचाव कर सके, इसके बारे में बताया। लास्ट वाली बिल्डिंग चौथे कितनी फाइल तो हम लोग सोच से परे थे कि वो क्या रहा है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में गैस लीकेज होने से 10 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसको चलते आज कानपुर में KPM हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल का इंतजाम किया गया है, जिससे अगर आग लग जाती है तो क्या कारण किस तरह बचाव किया जाए। जी, पुलिस महानिदेशक आपात सेवाएं के आदेश के क्रम में शासन और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आज जो है KPM हॉस्पिटल में एक बृहद मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया। ड्रिल हुआ है तो किस तरह से आपने स्टाफ यहाँ के नर्स किस तरह से बचाव कार्य करना चाहिए जब आग लग जाती है सर? आज मॉक ड्रिल के हमारे SFO साहब के निर्देशन में किया गया, और हम लोग पहले से इसके लिए जागरूकता फैला रहे थे, लेकिन आज का प्रोग्राम में हमको अपडेट करने में सहायता मिली है, और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको जल्दी से दूर कर लेंगे, और सबको जागरूक किया गया कैसे क्या हमको कहना है, क्या करना है, कि प्रायोरिटी क्या है, ये सब हम लोग तय कर लिए हैं। आज बताया गया है कि आपदा कभी बता करके नहीं आती है, हमें पहले से प्लान बनाना है, पहले से तैयारी करनी है। जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं
उन संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करके जीवन की रक्षा कैसे करनी है, इस पर इन लोगों को जानकारी दी गई है। यहाँ पर सारे स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर्स को चलाने के बारे में, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग पर काम करेगा, ये डेमो दिया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरह की जो फायर अधिकारी और यहाँ के जो डॉक्टर और सोशल वर्कर ने जो यहाँ की बताया कि आग जब लग जाए तो आग लगने से आप डरे ना, घबराएं नहीं, ताकि मुंह में रुमाल बांधकर घुटने के बल सीधे आप बाहर निकल सकते हैं। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। बागेश्वर से खबर है, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, लगा प्रशासन काल। बागेश्वर के तीनों विकास खंडों के लिए प्रशासक नियुक्त, विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी रहेंगे प्रशासक। विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी रहेंगे प्रशासक। डीएम बागेश्वर आशीष भड़गानी ने नियुक्ति पत्र दिए गए। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, लगा प्रशासन का ताला। बागेश्वर के तीनों विकास खंडों के लिए प्रशासक नियुक्त। रामनगर में नगर पालिका प्रशासन द्वारा भवन कर में की गई 10% वृद्धि का हुआ विरोध। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर क्षेत्र में भवन कर में इस बार 10% वृद्धि कर इसकी वसूली करनी शुरू कर दिया गया। कोई सर्वे किए बिना उस कर का निर्धारण कर दिया, 10% बढ़ा दिया। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनने पिछले 5 सालों में लगातार यहाँ नगर पालिका में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा कर कम किया जाए, लेकिन उनका कोई कर कम करने का प्रावधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगले 5 साल में आपका कर कम किया जाएगा, तब नया सर्वे होगा। आज नया सर्वे नहीं किया, उनका टैक्स फिर बढ़ गया है। मेरे पे भी वो अभी मेरे पे पड़े हैं, बिल पड़े हैं, लोगों के 8-9 हज़ार के बिल हैं हाउस टैक्स के। ना उनके यहाँ कोई किराएदार है ना कुछ है, लेकिन वो अभी 9,000 रुपये का उनको बिल थमा दिया गया है हाथ में। उसका हमने पूरे वार्ड नंबर 1 के क्षेत्रवासियों ने, रामनगर की जनता ने परसों विरोध किया। उसमें ईओ साहब ने हमसे कहा है कि जो भी हैं वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से हमको अपने बिल सबमिट करें, हम उनका सर्वे कराएंगे। देखिए, हर प्रत्येक 5 वर्ष में जो होता है पंचवर्षीय जो टैक्स वृद्धि की जाती है, ये उसी के अनुरूप की गई है। इस वर्ष जो है हमारा पंचवर्षीय कर निर्धारण इसमें समाप्त हुआ है। इसमें हमारे यहाँ पर निदेशालय स्तर से भी अब एक इस पूरी पॉलिसी में चेंजेस के लिए बात हो रही है और इसको सर्कल रेट के आधार पर इसको लाया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया अभी नियमावली अभी इसकी बन रही है। वर्तमान में जो एक हमारी सामान्य दर है 10% के आधार पर पंचवर्षीय पूर्ण होने पर इस रेट को बढ़ाया गया है। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि जैसे किराएदारी या किसी के संबंध में अगर किसी को भी अपनी आपत्ति उसमें दर्ज करानी है, तो वो नगर पालिका में आके इस चीज़ को अपनी आपत्ति एक अपने घर को उसको दर्ज करा सकता है। हम उसके घरों का चिन्हीकरण करते हुए, सर्वे करते हुए उसकी आपत्ति का निस्तारण कर देंगे। फिलहाल देश की बात बेता ही देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।